नमस्ते टाइम्स राइट फैमिली, आई एम क्रांति संभव। वेलकम टू उदयपुर, जहां पहुंचे हम इस नई फोक्सवैगन टाइगून को चलाने के लिए। वो प्रोडक्ट जिसे कंपनी कहती है SUVW यानी स्पोर्ट्स यूटिलिटी फोक्सवैगन, जो आ रही है क्रेटा, सेल्टॉस और इवन कुशाक जहां पर अब मौजूद है उस वाले सेगमेंट में। कंपनी की कोशिश होगी इस सेगमेंट में, बल्कि इंडियन मार्केट में जो सबसे हॉट सेगमेंट है वहां पे एक जोरदार प्रोडक्ट लेकर आए और अपने कदम यहां मजबूत करें। एक्चुअली लुकिंग स्मार्ट एंड वेरी लीन एंड मीन। 2000 RPM के बाद जो मामला है वो कॉम्पनसेट कर देता है। निराश नहीं होंगे इसके परफॉर्मेंस के साथ। आपके अंदर के एंथुजियास्ट को सेटिस्फाई करेगा। अब सवाल ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, किस तरह से कंपनी से पोजीशन करती है, आफ्टर सेल्स नेटवर्क को लेकर जो कस्टमर्स हैं उनकी क्या सोच होती है। लेकिन सबसे अहम चीज़ क्या होती है? ऑब्वियसली प्रोडक्ट दरअसल है कैसा, इसमें दम है या नहीं। तो आज इस वीडियो में हम वही जानने की कोशिश करेंगे, हाउ इज़ दिस न्यू टाइगून। और इस टाइगून में अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, फिलहाल हम चलाने वाले हैं 1.5 लीटर वाला TSI इंजन, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों। जो DSG ये दोनों हम चलाएंगे, जिसमें से ये वाला जो है DSG है, एक चेरी रेड है जो मैनुअल है, और दोनों ही गाड़ियाँ हमारे इंतज़ार कर रही है। फिलहाल मैं यही लेके आया क्योंकि ये लोकेशन मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे लग रहा है कि ये बेस्ट जगह है इस कहानी को शुरू करने के लिए। और इससे पहले कि मैं इस टाइगून के बारे में और बातें आपको बताऊं, प्लीज़ सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए अगर आप नहीं किया हमारे चैनल, और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए। तो फिर शुरुआत किससे करें? शुरुआत करते हैं ड्राइविंग के साथ। और DSG को मैं बाद में रखता हूँ, बाद में से चलाऊंगा। पहले चलाते हैं मैनुअल। लेट्स गो। Ain't nothing nice, that's the art of the war. Now let me take you back to where it started it all. Listen, what trust breaks is when alliance is full. Like what you need. ओके गाइस, इस टाइगून के ड्राइव की हमने शुरुआत कर ली है। उसे जांचने के लिए हम पहुंचे हुए हैं उदयपुर, और उदयपुर में एक बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ छोटा सा लोकेशन मुझे मिला है, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक मिनी जिम खाना ओनली। तो वहाँ पर इसके कितनी एक्साइटिंग है, इसका परफॉर्मेंस देख लेंगे, इसकी हैंडलिंग देख लेंगे, इसकी ब्रेकिंग देख लेंगे, और ओवरऑल ये भी जान लेंगे कि कंपनी ने अगर GT की बैजिंग इसमें लगाई है तो ये वो GT वाली फील आपको दे रही है या नहीं दे रही है। और वहाँ पे सबसे पहले तो आपको बताऊं कि हल्की सी फील आपको लगेगी जब आप 2000 RPM से नीचे जब आप होंगे, तो वहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ थोड़ी सी पावर आपको और मिलती है, टॉर्क इनिशियल टॉर्क आपको थोड़ा सा और मिलता तो और ज़्यादा बेहतर होता। बट आई गेस 2000 RPM के बाद जो मामला है वो कॉम्पनसेट कर देता है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ 150 PS के आसपास की ताकत वाला 1.5 लीटर TSI इंजन है। इसका परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी स्मूथ लग रहा है। ये मैनुअल है, मैनुअल का गियर शिफ्ट मुझे क्रिस्प लग रहा है, बिल्कुल प्रिसाइज लग रहा है, और स्टीयरिंग का जो बिहेवियर है वो भी मुझे काफ़ी क्रिस्प यहाँ पर डायरेक्ट लग रहा है। और वहाँ पे कुछ भी आपको गेस करने की ज़रूरत नहीं है, उस मामले में बहुत ही ये सटीक है। ब्रेकिंग भी मुझे काफ़ी क्रिस्प लग रही है। तो वहाँ पर जिस तरीके से आप ब्रेक कर रहे हैं, जितना एफर्ट आप डाल रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं, उस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस होता है। वहाँ पे भी आप इसमें ज़्यादा हार्ड या ज़्यादा रिलैक्स ब्रेकिंग नहीं देखेंगे। सो आई एम इम्प्रेस्ड विद दैट। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको अच्छी लगेगी, मुझे अच्छी लग रही है, वो है इसकी हैंडलिंग मुझे इसकी काफ़ी मज़ेदार लग रही है। ये ज़रूर कहूँगा कि GT की जो बैजिंग है उस मामले में आप निराश नहीं होंगे इसके परफॉर्मेंस के साथ, अगर मैं बात करूँ इस 1.5 लीटर वर्जन की। तो गाइस, अब वक्त आ गया है जब टाइगून को हम बाहर से थोड़ा देखते हैं। और सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर मेरी नज़र गई, और कंपनी ऑब्वियसली उसी तरीके से पोजीशन भी कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि इंथुजियास्ट को ये वाला वर्जन, GT वाला वर्जन बहुत पसंद आया था उनके प्रोडक्ट्स में। और उसी वजह से हम देख रहे हैं टाइगून के आगे भी GT, साइड में भी GT, और पीछे में भी GT की बैजिंग आपको मिलेगी। वैसे पीछे का एलिमेंट एक खास है जिसके बारे में आगे बात करूंगा, इसी वजह से पीछे अभी नहीं जा रहा। वहीं फ्रंट की अगर बात करें तो यह बोनेट के ऊपर कई सारे लाइंस आपको देखने को मिलेंगे। ये जो क्रीजेस हैं वो कैरेक्टर ऐड कर रहे हैं, लेकिन कर्वी आपको ये देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही रेक्टेंगुलर या स्क्वायरिश जो लाइंस हैं बहुत ही आपको उस हिसाब से एंगुलर देखने को मिल रहे हैं। इवन अगर व्हील आर्चेस
की भी बात करें वहाँ पे हल्का सा बल्ज आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल एक जो टिपिकल एसयूवी की जो फील होती है बिग बल्कि, वो इसमें भी नज़र नहीं आ रहा है। इसमें भी इस वजह से बोल रहा हूँ कि टिगुआन भी अगर आप देखें तो उस हिसाब से काफ़ी अंडरस्टेटेड टाइप की उनकी स्टाइलिंग वहाँ पे भी देखने को मिलेगी। तो वही टिपिकल एक फोक्सवैगन का डिज़ाइन या स्टाइलिंग आपको इसमें देखने को मिल रही है और ओवरऑल जो लुक है वो भी आपको वैसा ही देखने को मिल रहा है। सो आई गेस बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं जो थोड़े से सटल टाइप के डिज़ाइन एलिमेंट्स पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप या लाउड डिज़ाइन पसंद नहीं करते हैं, वहाँ पर ये उनको शायद पसंद आए, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली लुकिंग स्मार्ट एंड वेरी लीन एंड मीन। सो मुझे वो पसंद आ रहा है। इसके अलावा आपको पता होगा कुशाक और टाइगुन दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर तैयार हुए हैं। इंडिया स्पेसिफिक ये दोनों प्रोडक्ट्स रहे हैं, तो इंडिया के लिए और क्या खास किया है इन्होंने, तो इंडिया के कस्टमर्स के लिए जैसा कंपनी कह रही है कि यहाँ पर क्रोम बहुत पसंद है सभी को, तो यहाँ पर क्रोम के एलिमेंट्स आपको यहाँ इस फ्रंट ग्रिल में ऊपर नीचे वाले हिस्से में और बम्पर में भी आपको यहाँ क्रोम का एलिमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा फॉग लैम्प का जो लाइन है वो भी आपको इंसर्ट्स यहाँ पर क्रोम के देखने को मिलेंगे और आई वुड से अच्छा लग रहा है। इट्स नॉट ओवर द टॉप, यहाँ बहुत ज़्यादा लाउड या बहुत ज़्यादा क्रोम वाली फील यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। लाइट्स की बात करें तो इसमें हेलोजन लाइट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, एलईडी का भी विकल्प आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन अब मैं बात करता हूँ उस एलिमेंट के बारे में जो मुझे इसके फ्रंट से ज़्यादा पसंद आया, वो है इसका रियर और स्पेशली लाइट का ट्रीटमेंट। ये है वो एलिमेंट जो मुझे काफ़ी पसंद आया। एक अगर मैं कहूँ मे बी यू डिसएग्री, ऑब्वियसली मामला सब्जेक्टिव है, बट इलेक्ट्रिक कार्स में जिस तरीके की थोड़ी सी एक इंडस्ट्रियल टाइप का लाइट एलिमेंट या डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिला, उस टाइप की फील है। पियानो ब्लैक के बीच में लाइट्स के इंसर्ट्स हैं और रात के वक्त जब आपने देखा तो ये काफ़ी अच्छी लुक के साथ ये डिज़ाइन मुझे देखने को लगा है। सो आई गेस रात के वक्त जब आप किसी टाइगुन को फॉलो करेंगे, आई थिंक यू विल लाइक इट। सो अगेन पीछे भी अगर हम देखें तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बल्कि, बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप डिज़ाइन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये लाइट एलिमेंट इज समथिंग जो इसे डिस्टिंक्ट भी बनाता है। तो ओवरऑल एक कॉम्पैक्ट, नॉट टू बल्कि, नॉट टिपिकल बाहुबली या हैवी वेट एसयूवी वाली फील है, अंडरस्टेटेड सी है। तो साइज़ के मामले में आप ये भी नहीं शिकायत करें कि ये एक बड़ी हैचबैक नहीं, आपको लगेगा कि हाँ ये एक एसयूवी है, बट या कॉम्पैक्ट है, छोटी है। ओके गाइस, अब बैठ गए इस ड्राइवर सीट पर। क्या कुछ मुझे नज़र आ रहा है, सबसे पहले आपको इस स्टीयरिंग व्हील के बारे में बताऊं। लेदर रैप्ड है, स्मार्ट, अच्छा प्रीमियम सा लग रहा है। इसके अलावा जो सेंटर पीस है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा, ये फिनिश मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। प्लस यहाँ पर चमकता हुआ फोक्सवैगन का एक आपको लोगो देखने को मिलेगा। जो इसके अलावा इंसर्ट्स हैं वो आपको पियानो ब्लैक के बीच में आपको इंसर्ट मिलेगा और इसके अलावा डल मेटालिक हाइलाइट्स बीच में मिलेंगे और इंफोटेनमेंट स्क्रीन या फिर बाकी सारे फोल्डर्स को यूज़ करने के लिए कंट्रोल आपको स्टीयरिंग माउंटेड इसमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा वॉइस कमांड के लिए भी। तो ये तो बात होगी स्टीयरिंग की, अच्छा स्मार्ट सा आपको देखने को मिल रहा है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इस वाले वर्जन में मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। जो मैनुअल है, फिलहाल आपको बता दूं, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वर्जन में शुरू में चला रहा हूँ। अब इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर ये मुझे एनालॉग देखने को मिल रहा है, चाहे वो टैको हो, राइट साइड में आपको स्पीडो हो, फ्यूल गेज हो, इंजन टेम्परेचर हो, वो सब है। और यहाँ पर बीच में जो आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा उसमें बड़े सारे इन्फॉर्मेशन, जैसे फिलहाल स्पीड आप देख रहे हैं या ऑडियो का, टेलीफोन का, व्हीकल स्टेटस जब आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो फिलहाल तो ये दिखा रहा है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन ड्राइविंग डेटा इसमें आपको ट्रैवल टाइम कितना हुआ है, रेंज फिलहाल कितनी है, इकोनॉमी फिलहाल 8.2 kmpl ये दे रही है। ओवरऑल एवरेज अगर बात करें तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इस बीच वाले स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। अब ये बीच का हिस्सा मैं बात करता हूँ जहाँ लुक के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये वाइल्ड चेरी रेड जो है बाहर की, वो हाईलाइट्स आपको यहाँ बीच में भी देखने को मिलेंगे और ये ओवरऑल जो पैनल है वो मुझे काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी स्टाइलिश सा लग रहा है। एक रेड कलर की आपको एम्बियंट लाइट भी देखने को मिलेगी, फिलहाल वो दिख नहीं रही है आपको, मैं शॉर्ट्स में वो दिखाऊंगा। बीच में कार्बन फाइबर वाली फिनिश के इंसर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ऊपर वाला जो मटेरियल है ओके है, मैं बहुत ज़्यादा इसको प्रीमियम नहीं कहूँगा, बट बहुत चीप भी नहीं है। तो ये ग्रे ऑफ वाइट वाला पैनल है डैश का, लेकिन बीच में ये रेड वाला पैनल आई रियली लाइक। इसके बीच में इंटीग्रेटेड है एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन, साइज़ आपको अच्छा लगेगा और जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी शार्प मुझे लग रहा है। अगर इसके टच रिस्पॉन्स की बात करूँ, मुझे काफ़ी ये क्रिस्प लग रहा है। इसके अलावा जो ड्राइविंग डेटा, व्हीकल स्टेटस जो आप यहाँ पर केवल न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, यहाँ पर अब ग्राफिक्स के साथ वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। कुछ एक इंटीग्रेटेड ऐप्स पहले से ही आपको मिल रहे हैं, जिसमें कि बुकिंग या ऑडियो बुक्स या गाना.com ये सब आपको इसमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है मुझे इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन का अच्छा लगा और प्लस
वायरलेस एप्पल कारप्ले अगर मैं कहूँ तो फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो दैट इज़ समथिंग विच मेक्स योर लाइफ अनकॉम्प्लिकेटेड। वायर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके ठीक नीचे आपको AC वेंट्स देखने को मिल रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप में, बहुत ज़्यादा इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, बहुत ही इंटीग्रेटेड सा रेगुलर सा डिज़ाइन है। इसके नीचे आप AC के कंट्रोल्स देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप वही स्लाइडिंग जिस तरह से कंट्रोल्स देख सकते हैं, यहाँ पर भी एग्जैक्टली टैक्टाइल टाइप के बटन तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये स्लाइडिंग कंट्रोल्स हैं, चाहे वो टेम्परेचर का हो या फिर फ़ैन स्पीड का हो। यहाँ पर 2 टाइप C चार्जर के पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। वायरलेस चार्जिंग का जो स्लॉट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 12 वोल्ट का पावर पॉइंट। इसके अलावा ये जैसे मैंने बताया मैनुअल ट्रांसमिशन है 6 स्पीड वाला, और यहाँ कार्ड्स, छोटे बॉटल्स और आर्मरेस्ट जिससे आप स्लाइड भी कर सकते हैं। उसके नीचे सामान रखने की थोड़ी सी जगह भी देखने को मिल रही है। अब बात करें सीट की। सीट्स मुझे हल्के फ्लैट लगे, बट ये है कि किनारे जो हैं इसके बोल्स्टर्ड हैं, सो मुझे बहुत प्लश मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कंफर्टेबल हैं। और जब मैं टर्न भी कर रहा था उस हिसाब से भी ये अच्छा ग्रिप या होल्ड दे रहे थे, तो दैट मेक्स इट प्रीटी यूजफुल फंक्शनल। तो सीट्स के हिसाब से मुझे एक कंफर्टेबल स्पेस लग रहा है। मेरी हाइट के हिसाब से भी आपको यहाँ पर स्पेस की कमी महसूस नहीं होगी, तो दैट इज़ ऑब्वियसली अ प्लस पॉइंट। क्योंकि फोक्सवैगन में बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं वो उसके स्पेस के बारे में ज़रूर बात करते हैं कि उनको स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है कई जो मौजूदा गाड़ियाँ हैं, लेकिन इसमें सेकेंड रो में वो शिकायत दूर हो रही है कि नहीं, वो भी हम जांचेंगे। तो फिलहाल फर्स्ट रो में कहानी तो अब शायद यहीं ख़त्म होगी। इस वाले वर्जन में आप देख सकते हैं सनरूफ वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर सन ग्लासेस होल्डर के लिए शायद स्लॉट था, वो भी इसमें आपको फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। अब क्या करें, अब चलते हैं पिछली सीट पर और फिर बताते हैं कि वहाँ पर स्पेस के मामले में जो सवाल होते हैं फोक्सवैगन की गाड़ियों में, वो जवाब कंपनी दे पाई है कि नहीं ज़ोरदार तरीके से। लेट्स सी। क्रांति संभव रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकेंड रो ऑफ फोक्सवैगन टाइगुन। और यहाँ स्पेस मिल रहा है कि नहीं, स्पेस मिल रहा है। आई एम इम्प्रेस्ड, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि सेगमेंट में सबसे बेस्ट आपको मिलेगा, बट जिस तरीके की शिकायत आमतौर पर हम देखते हैं सेकंड रो में, मेरी भी रही है बहुत सारे कस्टमर्स की, जो यूरोपियन कार्स में स्पेशली फोक्सवैगन में आपको सेकंड रो में स्पेस के मामले में मामला थोड़ा कोताही वाला होता है, बट यहाँ पर आपको इस टाइगुन में सेकंड रो में नी रूम मेरी हाइट के हिसाब से मुझे अच्छा मिल रहा है, और फुट मूवमेंट के लिए भी अच्छी खासी जगह यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, यानी लंबी दूरी के लिए भी आरामदेह रहेगा। थाई सपोर्ट भी अच्छा सा है, तो बेंच का जो साइज़ है, विड्थ है, वो भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी, और जो बैक सपोर्ट है दैट इज़ ऑल्सो प्रिटी डिसेंट, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। तो ओवरऑल जो स्पेस है या जो आरामदेह सीट की अगर मैं बात करूँ सेकंड रो में, वो आपको मिलेगी। बॉटल होल्डर, यहाँ पर एक बड़े बॉटल की जगह आपको देखने को मिलेगी, इसके अलावा कुछ सामान रखने की जगह है। ओवरऑल जो फील है वो बहुत ज़्यादा यहाँ प्रीमियम, अगर मैं पैनल्स की बात करूँ, प्लास्टिक की बात करूँ, तो वो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ आर्मरेस्ट के नीचे आपको ये कुशन देखने को मिल रहा है, विच इज़ गुड। मैगजीन्स रखने के लिए आपके पास एक फ्लैप है, AC वेंट, और 2 आपको अगेन टाइप C के चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। आर्मरेस्ट with 2 small maybe can holders or cup holders, okay, comfortable। और ओवरऑल फील जो है, कुशनिंग मुझे अच्छी लग रही है। किनारे हल्की बोल्स्टरिंग आप देखेंगे, ऑब्वियसली लॉन्ग जर्नी के लिए या टर्न्स के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कुशन यहाँ मिल जाएगा, विच विल मेक इट इवन मोर कंफर्टेबल। आइसोफिक्स आपके पास यहाँ पर एंकरेजेस दिए गए हैं, और ओवरऑल स्पेस की मैं बात करूं, लेग स्पेस, नी रूम वगैरह वगैरह, वो तो मुझे अच्छा लग रहा है। हेडरूम भी 2 लोगों के लिए काफ़ी आरामदेह मुझे सेकंड रो लग रहा है। थर्ड के लिए मामला, या शोल्डर रूम या विड्थ की अगर बात करूं, उतना ज़्यादा प्लश नहीं लग रहा जितना कि 2 लोगों के लिए लग रहा है, बट या ऑब्वियसली तीसरा भी बैठ सकता है आराम से, क्योंकि यहाँ पर बीच में भी टनल की अगर बात करूं तो बीच में फ्लोर भी ऑलमोस्ट आपको ये समतल ही देखने को मिले। ये सीट जैसे मैंने अपनी हाइट के लिए एडजस्ट किया था, और उसके बाद मुझे अगर जगह मिल रही है, तो फिर एवरेज इंडियन हाइट के लिए मुझे लग रहा है कि ये सीट कंफर्टेबल होगा। और अब इसका लगेज स्पेस को देखते हैं। यहाँ भी कुछ किधर अगर आप देखें, ये थोड़ा सा आपको डीप मिलेगी जगह यहाँ पर सामान रखने के लिए। ऑब्वियसली जो टॉल लगेजेस है उसके लिए जगह आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, तो मुझे लगता है कि अच्छा सेटअप है स्पेस के हिसाब से, फर्स्ट रो, सेकंड रो और लगेज स्पेस। तो टाइगुन जिस सेगमेंट में आ रही है
इस सेगमेंट के कस्टमर्स की जो ज़रूरत है या एक्सपेक्टेशन थी स्पेस के मामले में, आई थिंक दे इट विल सेटिस्फाई द कस्टमर्स। ओके, इसको बंद करते हैं। बट ओके, हाँ, ये यहाँ पर रिवर्स कैमरा देखिए। रेजोल्यूशन मुझे उतना मज़ेदार नहीं लगा, बहुत क्रिस्प नहीं लगा। इट डज़ द जॉब, बट थोड़ा सा और बेटर हो सकता था इसका रेजोल्यूशन। I know you'd love to take me home, yeah, just you and me alone, but you gotta work just a little harder. So guys, we have started driving the DSG version और इसका इंतजार थोड़ा सा ज़्यादा मुझे था। DSG कितनी क्विक है या फिर इस इंजन के साथ जब इसे मिलाया गया है तो ये कॉम्बिनेशन कितना ज़्यादा एक्साइटिंग है या नहीं है, वही पता करने के लिए अब मैं अपने मुहिम पर निकल चुका हूँ। और सबसे पहली चीज़, कुछ एक चेंजेस या कुछ एक डिफरेंसेस के बारे में बताएंगे। जो अभी मैनुअल वर्जन जो चला रहा था वो, उसमें ऑब्वियसली गियर शिफ्ट एक सबसे बड़ा चेंज यहाँ नज़र आएगा। इसके अलावा इसमें पैडल शिफ्टर्स भी मुझे देखने को मिल रहे हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर वायरलेस चार्जर के ठीक पीछे मुझे देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा एक जो बड़ी चीज़ जो मुझे दिख रही है और सबसे आगे या सबसे पहले उसका जिक्र मैं कर सकता था, वो है इंस्ट्रूमेंटेशन, जो पूरा डिजिटल डिस्प्ले आपको नज़र यहाँ पर आएगा और काफ़ी क्लियर, काफ़ी क्लीन सा ये पूरा डिज़ाइन है। ऑब्वियसली विदाउट बीइंग टू स्पोर्टी, ये ब्लैक और रेड के कॉम्बो में एक अच्छा लुक मुझे ये देता नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ एक चीज़ जो तुरंत ही आपकी शायद नज़र जाए या इस फ्रेम में न जाए, लेकिन आपको बता दूँ, सनरूफ। जी हाँ, इसमें सनरूफ इस वाले वर्जन में देखने को मिल रहा है। Baby, why can't you see you're no good for a girl like me? 'Cause I'm so far out of your यहाँ पर इस के प्रदर्शन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ ये प्रदर्शन मुझे मज़ेदार लग रहा है। मैनुअल और इसके बीच में मुझे लग रहा था, या कई बार हम आमतौर पर बात करते हैं, जो एंथुसियास्ट होते हैं उन्हें मैनुअल ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन DSG इज़ इक्वली क्विक। और मुझे लगता है कि अगर आप एक्स्ट्रा पैसे आप खर्च कर रहे हैं तो ये वाला ऑटोमेटिक का जो वर्जन है वो आपको सेटिस्फाई, आपके अंदर के एंथुसियास्ट को सेटिस्फाई करेगा। सो ओवरऑल ओके, यहाँ सस्पेंशन भी चेक हो गया। सस्पेंशन यू वुड एंजॉय, बहुत ज़्यादा स्टिफ आपको नहीं लगेगा, काफ़ी फर्म सा है, बट स्टिल स्टिफ या अनकंफर्टेबल आपको नहीं लगता है। तो उस हिसाब से मुझे ये अच्छा बैलेंस लगता है। सो कमिंग बैक टू द परफॉर्मेंस पार्ट, आई थिंक जो एंथुसियास्ट है उसको ये परफॉर्मेंस इसका DSG वर्जन वाला पसंद आएगा। sorry if you're sad. I'm not fault that you can't see you're no good for तो गाइस, इस कार की अगर मैं बात करूँ स्पेस की, ड्राइव परफॉर्मेंस की, ओवरऑल लुक की, मुझे इंप्रेसिव लगी, मुझे अच्छी लगी है। और यहाँ सवाल अब वही है जो वर्ल्ड फेमस इन इंडिया की बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और बिंदु विश्राम फिर से वहीं करेगी जी, प्राइस के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस सेगमेंट में, और फोक्सवैगन के जो इंथुजियास्ट हैं वो जो चीज़ें मांग रहे थे, मोरलेस कंपनी ने उसको इस कार में डाल दिया। बट केवल इंथुजियास्ट से काम नहीं चलेगा, दे वांट न्यू कस्टमर्स ऑल्सो। और इसकी वजह से ज़रूरी है कि वो जो फीचर्स और गैजेट्स या ओवरवेलमिंग या गिमिक्री, उन सब के मामले में जो कहीं ज़्यादा एडवांस है बहुत सारे प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा इनके खुद फैमिली मेम्बर्स जो कम्पीट कर रहे हैं पोशाक, इनसे अच्छे से टक्कर लेने के लिए कंपनी को ज़रूरत है एक बहुत ही किलर प्राइसिंग की। और तब जो है मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो शायद फोक्सवैगन को नई जिंदगी दे इंडियन कार इंडस्ट्री में। बट लेट्स सी, सितंबर में पता चलेगा कि इसकी कीमत क्या होने वाली है और कस्टमर्स उसको लेकर क्या कहते हैं। आप क्या कहते हैं वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे, कमेंट्स ज़रूर भेजिए। और इनकेस कुछ एस्पेक्ट ऐसा है जो मैं मिस कर गया तो उसके बारे में बताइए, और जिससे कि हम लोग कोई नया वीडियो बना सकें, बहाना मिल जाए बनाने के लिए। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह तो कर ही लीजिए। बाय तथा बाय।